हेलो एवरीवन। आज हम आपको प्लस टू क्लास की बिजनेस स्टडी का जो चैप्टर 4.1 है प्लानिंग, उसके अंदर टाइप्स ऑफ प्लान्स मतलब योजनाओं के प्रकार, एक ये क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आपको पता होना चाहिए भाई योजनाओं के प्रकार क्या है। पता होना चाहिए आपको कि नियोजन प्लानिंग मतलब वो एक प्रक्रिया है, पर योजना क्या है उसका परिणाम है। मतलब जैसे आप कोई प्लानिंग करते हो, उसका जो परिणाम निकलता है वो योजना मीन्स उसका प्लान मतलब उसका परिणाम कहलाता है। तो जैसे कोई भी योजना विशेष परिणामों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं को पूरा करने का एक वादा होता है, ठीक है ना। तो ये कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि जो प्लानिंग है, योजनाएं हैं, हमारे प्लान हैं, उनको कई अलग अलग भागों में बांट दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। सर्वप्रथम जैसे कि ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम स्ट्रेटजी में रणनीति अपनाएंगे, नीतियाँ पॉलिसीज़ अपनाएंगे, कार्यविधियाँ प्रोड्यूस मतलब पद्धतियाँ, नियम, रूल, बजट, कार्यक्रम, प्रोग्राम वगैरह वगैरह ये सब अपनाएंगे। तो ये हमारे क्या हैं, योजनाओं के प्रकार हैं। अब एक करके हम इन प्रकारों को बताएंगे, पर योजनाओं के प्रकार आप समझ लीजिए, नियोजन एक प्रक्रिया है, योजना उसका परिणाम है। ये आपको योजनाओं का प्रकार का देखो स्टेप किस तरह से एक ट्रायंगल बना हुआ है। पहले ऑब्जेक्टिव, फिर स्ट्रेटजी, पॉलिसीज़, प्रोड्यूसर्स, मेथड, रूल्स, बजट, प्रोग्राम, इस तरह से चलेंगे हमारे। तो मैं एक करके सबके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले आ गया हमारा ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि उद्देश्य। उद्देश्य वे अंतिम बिंदु हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाएं की जाएंगी। मेन तो ऑब्जेक्टिव होता है किसी बिजनेस का, जैसे कि संदेशवान प्रणाली में सुधार करने के लिए लगातार सभाएं करना, समाचार पत्रों विकसित करना, जैसे साबुन की बिक्री को 20,000 करोड़ के पार लेके जाना। मतलब ये उद्देश्य बता रहा है भाई, ये ऐसे ऐसे उद्देश्य होते हैं बिजनेस के अंदर। 100 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना, गुणवत्ता के कारण माल की वापसी है जो उसको 3% तक ऊपर लेके जाना, ठीक है ना। फिर विशेषताएं बता रही है हमें, उद्देश्य में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। स्पष्ट होना चाहिए काम, परिणाम में संबंध होने चाहिए, न कि उन्हें प्राप्त करने के लिए क्रियाएं हैं। मापने योग्य होना चाहिए, मापा जा सके भाई हमारे क्या उद्देश्य हैं, कैसे हैं। तो कुल मिला के मैंने आपको उद्देश्य बता दिए हैं भाई, कुछ भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप ये जो इसमें बुक में लिखे हो वही उद्देश्य दिखाएंगे लिख के, आपकी मर्जी, आप अपनी तरफ से ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। कुछ भी मतलब जिससे बिजनेस चाहता है ऐसे होए, इतना होए, वही ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेटजी मतलब कि मोर्चाबंदी। मोर्चाबंदी मतलब जैसे राजा महाराजा नहीं करते थे भाई, मोर्चाबंदी मतलब कि चाल, दुश्मन की क्या चाल है, फिर उस हिसाब से वो अपनी सेनाओं को तैनात करते थे। इसी तरह है यहाँ पे भी मोर्चाबंदी वही योजनाएं हैं जो प्रतियोगियों की चाल को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी। प्रतियोगी क्या चाल कर रहा है उसके अनुसार हम अपनी मोर्चाबंदी करेंगे, जिनका उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव है। जो हमारे पास लिमिटेड साधन है उसका सही उपयोग करना। एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझ जाओगे। जैसे कोई प्रतियोगी संस्था अपने माल की बिक्री बढ़ाने के लिए वस्तुओं का मूल्य कम कर रही है, या विज्ञापन देने का तरीका अपना रही है, या एक के साथ एक फ्री कर रही है, कुछ भी उपहार दे रही है, मतलब ये उनकी क्या है, चाल हो रही है। तो उसकी चाल को ध्यान में रख के हम फिर अपनी मोर्चाबंदी करेंगे। तो मोर्चाबंदी दो प्रकार की होगी, जैसे बाहरी मोर्चाबंदी जो बिजनेस के बाहरी बात को ध्यान में रख के करेंगे, ठीक है। और आंतरिक मोर्चाबंदी जो बिजनेस के अंदर की बात को ध्यान में रख के करेंगे। बिजनेस के अंदर का मतलब है जैसे कंप्यूटर के बारे में कोई बात होगी, भाई कंप्यूटर लगवाने हैं तो किसको हटाना किसको लगाना, ये बिजनेस के अंदर का काम हो गया। बाहरी का मतलब है जैसे दूसरी प्रतियोगी फर्म को ध्यान में रख के कोई प्लान किया हमने, वो बाहरी मोर्चाबंदी हो गया। उसके बाद आ गया पॉलिसीज़ मतलब नीतियाँ। पॉलिसीज़ सामान्य विवरण है कि जो निर्णय में कर्मचारियों के मार्गदर्शन हेतु बनाए जाते हैं। बस वो डिसीजन जो ओनली एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं, ठीक है। मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए जो गाइडलाइन होगी, गाइडलाइन ऑफ द एम्प्लॉय। भाई आपको कोई भी काम करना है तो उसमें क्या चेंज कर सकते हो, कैसे काम को करना है, कैसे नहीं करना, क्या क्या आपको उसमें छूट रहेगी, वो उसमें बातें बताई जाएंगी, ठीक है ना। तो जिसके अंदर रहते हुए कोई भी कार्य किया जा सकता है अथवा कोई भी निर्णय लिया जा सकता है, वो हमारी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है ना। क्या प्राप्त करना है, व्हाट इज़ टू बी अचीव्ड, ये तो है एक उद्देश्य की लाइन। और नीतियाँ ये बताएगी कि कैसे प्राप्त किया जा सकता है, हाउ कैन बी अचीव्ड, ठीक है ना। ये नीति मतलब जो नीति चल रही ना हमारी, उसके बारे में। वैसे नीति दो प्रकार की होगी, सेवा वर्ग नीति, जैसे जो ज़्यादा उम्र के कर्मचारी है वो उनके तरक्की के आधार पर की जाएगी। विक्रय नीति वस्तु को नकद बेचना उधार बेचना उसके बारे में बताया जाएगा। मूल्य निर्धारण नीति में हम मूल्य को तय करेंगे, भाई उसमें छूट कितनी देनी है, डिस्काउंट कितना देना है, प्रॉफिट कितना जोड़ के प्राइस तय करना है। तो इस तरह से अलग अलग पॉलिसीज़ होंगी, पर सभी की सभी कर्मचारियों के लिए होंगी, एम्प्लॉयज़ के लिए होंगी, ठीक है। तो उसके बाद है
उसके बाद आ गया कार्यविधियाँ, प्रोसीड्यूर्स, मतलब कि कार्यविधियाँ वे योजनाएं हैं जो किसी काम को पूरा करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं को क्रम निश्चित करती हैं। जैसे कि डेटर हैं, देनदार हैं, उन समय पैसे वसूल करने हैं, तो पैसे, जैसे किसी से पैसे हम वसूल करते हैं, सिंपल सी बात है, पत्र लिखेंगे जो ज़्यादा दूर की बात है। बाकी आजकल तो मोबाइल फ़ोन हो रहे हैं, फिर भी जो स्टेप है बिजनेस का, पत्र लिख के उसको नोटिस दे देंगे। जैसे मान लो किसी को लोन पे बाइक ले रखी, किस्त नहीं देता, तो सबसे पहले लेटर आता है ना उसके पास, भाई आपकी किस्त लेट चल रही है। फिर टेलीफोन आएगा, हाँ जी कहाँ पे हैं आप। फिर व्यक्तिगत रूप से आके उससे मिलते हैं बंदे, अगर वो पैसे नहीं देता फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। तो यही स्टेप बिजनेस के अंदर भी होते हैं। पर ये दो प्रकार की हो सकती है कार्यविधियाँ, एक तो है सख्त वसूली नीति, एक नरम वसूली नीति। सख्त वसूली में सख्ताई से पैसा वसूल किया जाएगा, नरम वाले केस में नरमाई से किया जाएगा, उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता। पर दोनों की दोनों नीतियों में ये स्टेप जरूरी ही चलते हैं। तो इस तरह कार्यविधियाँ आपकी ख़त्म। उसके बाद है मेथड्स, मतलब पद्धतियाँ। जैसे आप मैथ का सवाल निकालते हैं, उसमें भी मेथड लगाते हैं, अकाउंट का कोई क्वेश्चन करना, सोल्यूशन मेथड लगाते हैं। इसी तरह बिजनेस भी मेथड लगाता है अपने कार्यों को करने में। तो पद्धति वह योजना है जो ये निश्चित करती है कि कार्यविधि में बताई गई विभिन्न क्रियाओं में से प्रत्येक क्रिया को कैसे पूरा किया जाएगा, क्योंकि पद्धति का संबंध सभी क्रियाओं से न होकर किसी एक क्रिया से होता है, और यह कार्यविधि की तुलना में अधिक विस्तृत होता है। ठीक है ना। तो ऐसा कार्य को पूरा करने की अनेक पद्धतियाँ हो सकती हैं, पर गहन अध्ययन करने के बाद ऐसी पद्धति का चयन किया जाएगा जिससे काम करने वाले व्यक्ति को थकावट भी कम हो, उत्पादन में वृद्धि भी ज़्यादा हो और खर्चे भी कम आए। तो इस प्रकार चुनी गई पद्धति को दैनिक प्रयोग में लाया जाएगा। इसी पद्धति को हम आदर्श पद्धति, मतलब स्टैंडर्ड मेथड भी कहते हैं। तो पद्धति का मतलब आप समझ गए होंगे भाई, एक तरीका किसी कार्य को करने का, और वह बहुत ही अच्छा हो, जिसमें बिजनेस को फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। ठीक है ना। जो कर्मचारी हैं उनको थकावट भी ना हो, प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़े, लागत कॉस्ट भी कम आए। नेक्स्ट है उसके बाद है रूल्स, मतलब कि नियम। तो रूल्स को तो सुन के ही आपको पता चल गया रूल्स का मतलब क्या है। एक विशेष परिस्थितियों में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये इसमें है, नियम के होते हुए किसी तरह का निर्णय लेने की आवश्यकता फिर नहीं होती। जो नियम में बताई गई है वह किसी सोच विचार के उसका पालन करना ही होगा। जैसे कि आपने अच्छी तरह से देखा होगा, कारखानों में धूम्रपान का वर्जित होना, नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री, एक नियम है। तो जो सभी पर लागू होता है, चाहे किसी को पीने की कितनी आदत हो, चाहे बिल्कुल भी ना आदत हो। तो अगर आप नियम को तोड़ेंगे तो वो दंड होगा, फिर उसका मतलब कोई ना कोई आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो इस तरह से ये नियम आपको मैंने बता दिया। कोई ज़्यादा जरूरी नहीं कि भाई बड़ा बड़ा ही लिखना है, बिल्कुल सही लिखना है। ये बिजनेस स्टडी का रूल है, ध्यान रखें। फिर उसके बाद आ गया है बजट, मतलब कि बजट। ठीक है। तो बजट मतलब क्या है, इच्छित परिणामों के गणनात्मक विवरण होते हैं। ठीक है ना। बजट वह योजना है जो विभिन्न विभागों के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक अनुमानित धन, कितना धन लगेगा, कितनी सामग्री होगी, समय कितना लगेगा, अन्य संसाधनों का ब्यौरा देती है। उदाहरण के लिए आपको उदाहरण से अच्छी तरह समझ आएगा। क्रय विभाग के बजट में इस बारे में अनुमानित आंकड़े दिए गए कि किस किस तरह का माल लिया गया, कितनी कितनी मात्रा में है, कब कब खरीदा जाएगा और उस पर कितनी लागत आएगी। इस प्रकार अन्य विभागों के भी बजट तैयार किए जाते हैं। तो बजट से आप समझिएगा, जैसे सिंपल अपने घर में भी तो एक बजट होता है। जैसे आपकी घर में जो गृहिणी होती है, घर के काम करती हैं, वो क्या करते हैं कि भाई कितना चीनी रह रही है, कितनी दाल रह रही है, कितना ये है, कितना कम पड़ रहा है, कितना ज़्यादा है, इसको लाना है उसको नहीं लाना। तो ये क्या है, घर का बजट है। इसी तरह बिजनेस का भी बजट होता है, पर बिजनेस में क्या है, डिपार्टमेंट वाइज बजट होता है भाई, जिसका जो डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल जो योजना है वो है कार्यक्रम, मतलब प्रोग्राम्स। कि प्रोग्राम कभी आप सोचा भी शादी का प्रोग्राम तो है तो उसी प्रकार का, पर यहाँ पे बिजनेस है, उसमें शादी का कोई काम नहीं है। यहाँ पे होगा जो जिस तरह का डिपार्टमेंट है उसी से रिलेटेड होने वाला काम। तो यहाँ पे क्या करना चाहता है कि किसी विशेष जॉब को पूरा करने के बनाए गए एकल उपभोग विस्तृत योजना से है, जो है निश्चित करती है कि क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, कब करेगा। ये सारी ज़रूरतों के हिसाब से पहले से ही सचेत कर दिया जाएगा ताकि भविष्य में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है। तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं ये, जैसे कि उत्पादन कार्यक्रम, जो प्रोडक्शन प्रोग्राम है वो उत्पादन के बारे में वहाँ पे डिस्कस होगी, भाई कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्रेनिंग के बारे में होगी, किसको कितनी कौन सी ट्रेनिंग देनी, किसको नहीं देनी। विक्रय संवर्धन मतलब सेल प्रमोशन के बारे में होएगा। विकास प्रबंध कार्यक्रम मतलब मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा। तो ये सब अलग अलग प्रोग्राम हैं। ये इसमें यही तय किया जाएगा कैसे किसको क्या करना है, कैसे करना, कब करना। हर काम को के लिए नया प्रोग्राम बनाया जाता है जिससे कि उसको फिर आसानी से सफल किया जा सकता है। तो प्रोग्राम कार्यक्रम मतलब कि जो भी हमें कार्य सफल करना उससे रिलेटेड होने वाला डिस्कस एक मतलब।
ठीक है। तो इसी के साथ योजनाओं के प्रकार ख़त्म होते हैं और इसमें से कोई भी एक प्रकार 4 नंबर में भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने सबका थोड़ा थोड़ा मीनिंग बताया जिससे कि आप उसको बड़ा करके भी लिख सकें। अगर आपको उसका क्लियर मीनिंग नहीं पता फिर आप उसके बारे में कुछ भी नहीं लिख सकते। तो इसी के साथ हमारा एक टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।